प्रिय विद्यार्थियों, पिछले व्याख्यान में मैं आपको हिंदी साहित्य के प्रथम युग, जिसे हम आदिकाल वीरगाथा काल नाम से जानते हैं, उसके संदर्भ में उसकी समस्याएं, उस काल की परिस्थितियां, उस काल का आदिकाल का सीमा निर्धारण इत्यादि पर अपना व्याख्यान दे चुका हूं। आज हम आपको आदिकाल के नामकरण, आदिकाल के नामकरण के विषय में मैं आपसे ये कहना चाहूंगा कि आदिकाल हर प्रकार से विवादग्रस्त है, लेकिन विशेष रूप से नामकरण की दृष्टि से ये काल बहुत ही विवादग्रस्त है। मैं आपको ये कहना चाहूंगा, जिस काल का नाम अनेक हों तो वो विवादग्रस्त होना स्वाभाविक है, और इसके नामकरण के संदर्भ में जो लोग विद्वानों में विवाद है, उसका मेन कारण है, मुख्य कारण है कि उसमें इस युग में अनेक प्रकार की प्रवृत्तियां थी, अनेक प्रकार के भाव थे, अनेक प्रकार के रस थे, अनेक प्रकार के काव्य लिखे जा रहे थे, अनेक प्रकार की विचारधाराएं थी, कई भाषाएं थी, खड़ी बोली थी, कई तरह के ग्रंथों का प्रणयन, रासव ग्रंथों का भी प्रणयन हो रहा था। बहुत सारी विभिन्नताएं होने के कारण इसके नाम भी लोगों ने अलग अलग सुझाए। तो मैं आपके समक्ष विभिन्न विद्वानों के द्वारा आदिकाल का जो नामकरण किया गया, उन्हीं बिंदुओं को इंगित करना चाहूंगा। तो सर्वप्रथम मैं आपके सामने ये कहना चाहूंगा कि आदिकाल, जिसे आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने वीरगाथा काल नाम से संबोधित किया है, इसकी समय सीमा विक्रम संवत 1050 से 1375 तक मांगी है। शुक्ल जी से पूर्व मिश्रबंधु भी काल विभाजन तथा नामकरण का प्रयास कर चुके थे, पर वे निर्णायक रूप से कुछ नहीं कह सके थे। पर आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने बल देकर कहा कि इस काल में कविगण, सामंतों और राजाओं के आश्रय में रहकर उनके यशगान में काव्य रचना किया करते थे। उस काल में जनरुचियां युद्ध प्रियता की ओर उन्मुक्त थी तथा राजा सामंत शौर्य प्रदर्शन को जीवन का चरम लक्ष्य मानते थे। उस काल का वातावरण तलवार की धार की छाया में विकसित हो रहा था। स्वाभाविक रूप से उस काल में कवियों ने भी वीर रस में काव्य रचना को प्रमुखता दी तथा केवल कवियों ने अपने आश्रय दाता राजाओं के शौर्य का अति रंजनापूर्ण वर्णन किया। इस काल में प्रमुख ग्रंथ पृथ्वीराज रासो, परमाल रासो, खुमान रासो, कीर्तिलता, कीर्तिपतावा, जयमंग जस चंद्रिका आदि वीर गाथात्मक काव्य हैं। यद्यपि इस काल में धार्मिक रचनाएं भी लिखी गई, पर शुक्ल जी ने इन रचना को विशेष महत्वपूर्ण नहीं मानते और उक्त वीर गाथात्मक रचनाओं के प्राधान्य के आधार पर इस काल को उन्होंने वीर गाथा काल माना। यानी ये कह सकते हैं कि आचार्य रामचंद्र ने इस युग का जो नाम रखा था, वो इस युग में वीर लोगों के द्वारा वीरता के भावों का प्रदर्शन किया जा रहा था। यानी वीर रस से ओतप्रोत समय था। युद्धों में राजा महाराजा अपनी वीरता का प्रदर्शन कर रहे थे, और जो भी अभी मैंने आपके सामने जो ग्रंथ बताए, पृथ्वीराज रासो, प्रमाल रासो, खुमान रासो, कीर्तिलता, कीर्तिपतावा, पताका, जयमंग जस चंद्रिका इत्यादि इत्यादि, ये वीर गाथात्मक काव्य हैं। यानी आचार्य रामचंद्र क्या देखा कि इस प्रकार की रचनाएं हैं, ये लगभग 12 रचनाएं हैं जिनमें वीर रस की प्राधान्यता थी। इन्हीं को आधार बनाकर उन्होंने इस काल का नाम, यानी विक्रम संवत 1050 से जो 1375 की समय सीमा है, इसका नाम उन्होंने वीर गाथा काल नाम रखा। दूसरा नाम है इस युग का चारण काल। चारण काल के विषय में यह कहा जाता है कि जॉर्ज ग्रियर्सन ने इस युग का नाम चारण काल रखा। इनकी मान्यता है कि जैसा उन्होंने अपने शोध ग्रंथों में लिखा या अपने शोध के दौरान देखा कि इस युग में, यानी जो आदिकालीन समय सीमा है, इसमें चारण भाटों का ज्यादा बोलबाला था। चारण और भाट अपने राजा महाराजाओं के दरबारों में रह करके प्रशंसात्मक काव्य लिखा करते थे, उनकी प्रशंसा में गीत लिखा करते थे, और इस बदले उनको काफी मोहरें, इनामें वगैरह मिला करती थी। यानी चारण भाटों का काफी बोलबाला था, और चारण भाटों का बोलबाला होने के कारण ही जॉर्ज ग्रियर्सन ने इस युग का नाम चारण काल रखा। दूसरा यानी तीसरा जो नाम है वह है प्रारंभिक काल। प्रारंभिक काल नाम मिश्र बंधुओं ने रखा, और मिश्र बंधु उन्होंने जो ग्रंथ लिखा उसका नाम था मिश्र बंधु विनोद। उस मिश्र बंधु विनोद में इन मिश्र बंधुओं ने
इस युग का नामकरण प्रारंभिक काल रखा। लेकिन आपके सामने मैं ये कहना चाहूंगा कि प्रारंभिक काल नाम रखने से पाठकों के मन में, श्रोताओं के मन में, या आप सभी के मन में ये रहता है प्रारंभ प्रारंभ प्रारंभ, ये कब से माना जाए प्रारंभ। प्रारंभिक काल नाम में थोड़ी सी हल्की सी भ्रांति है। प्रारंभिक के विषय में उन्होंने कोई ठोस ऐसा प्रमाण नहीं दिया, इसलिए ये नाम भी ज्यादा कोई हमें उपयुक्त या सुटेबल नहीं लगता है। नेक्स्ट जो काल था, जिसके विषय में अभी आपको अभी बतला चुका हूं, वीरगाथा काल। नेक्स्ट जो काल है बीज वपन काल। बीज वपन काल अर्थात एक तरह से बीजांकुर, जिस युग में इस तरह की विचारधाराओं का बीजांकुर हुआ था, वह काल बीज वपन काल कहलाया। और इस नाम को जो रखने वाले विद्वान है आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी। यानी आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी ने यह कहा कि हिंदी साहित्य का जो युग है, प्रारंभिक युग है, जिसे हम आदिकाल भी कहते हैं, वीरगाथा काल भी कहते हैं, इस युग में ही साहित्य लेखन का बीजांकर हुआ था, बीजारोपण हुआ था। इसलिए इनको और कोई नाम नहीं सूझा, इन्होंने इस युग का नाम बीज वपन काल ही रख दिया। लेकिन ये नाम भी हमें कोई ज्यादा समीक्षात्मक या प्रमाणिकता के नजदीक प्रकट नहीं होता है। नेक्स्ट और पांचवा नाम है संधिकाल। संधिकाल डॉक्टर राम कुमार वर्मा ने माना है। डॉक्टर राम कुमार वर्मा ने आदिकाल का जो नामकरण है वो संधिकाल माना है। उन्होंने कहा है कि ये एक ऐसा युग था जिसमें बहुत सारे युद्ध हो रहे थे, और युद्धों के दौरान जब लड़ाई झगड़े होते हैं, जब आपस में मारकाट होती है, एक प्रांत के राजा दूसरे प्रांत के राजा के साथ में संधि भी करता है। दूसरा, कुछ एक दौर ऐसा चल रहा था कि अपभ्रंश धीरे धीरे बढ़ती जा रही थी, और अपभ्रंश के बाद हिंदी पनपती जा रही थी। यानी ये कह सकते हैं कि यदि युद्धों की ज्यादा प्रधानता होने के कारण और युद्धों के बाद में संधियां होने के कारण इस युग का नाम संधि काल इन्होंने रखा। हालांकि ये भी नाम हमें ज्यादा उपयुक्तता या सटीकता के या प्रमाणित नजदीक नजर नहीं आता है। अपभ्रंश काल। आदिकाल के विषय में हिंदी के जो पहला युग है, इसको आदिकाल कहने वाले विद्वान हैं वो चंद्रधर शर्मा गुलेरी और डॉक्टर धीरेन्द्र वर्मा। ये दोनों विद्वान कहते हैं। कौन कौन? श्री चंद्रधर शर्मा गुलेरी और डॉक्टर धीरेन्द्र वर्मा। ये कहते हैं कि हिंदी का जो पहला युग है उसका नाम हम अपभ्रंश काल कहेंगे। अपभ्रंश काल से तात्पर्य इन्होंने ये लिया कि लगभग 7वीं शताब्दी से लेकर के 11वीं शताब्दी तक साहित्यिक जगत में अपभ्रंश भाषा का बोलबाला था। यानी सारे काव्य ग्रंथ अपभ्रंश भाषा में लिखे जा रहे थे। अपभ्रंश भाषा ही उस समय की जन भाषा थी, और इसी में काव्य रचना की जा रही थी। इस आधार पर इन्होंने इस युग का नाम अपभ्रंश काल रखा। सातवां जो नाम है इसका सिद्ध सामंत युग, और इस नाम को देने वाले जो विद्वान हैं, जो साहित्यकार हैं, वो हैं राहुल सांस्कृत्यायन। इन्होंने अपने मत देते समय यह स्पष्ट किया है कि इस युग में सिद्ध और नाथ लोगों का बोलबाला था। सिद्ध लोगों की प्रधानता थी, सामंत लोगों की प्रधानता थी। राजा महाराजाओं के दरबार में छोटे छोटे सामंत रहा करते थे। यानी उस समय जो राजा महाराजा थे उनके दरबार में सिद्ध लोगों की और सामंत लोगों की प्रधानता होने के कारण, इनकी बहुलता होने के कारण, इनका युग होने के कारण, इनकी महत्ता होने के कारण इसका नाम इन्होंने यानी राहुल सांस्कृत्यायन ने सिद्ध सामंत युग रखा। नेक्स्ट और काफी महत्वपूर्ण नाम है रासो काल। कुछ विद्वान ये कहते हैं कि मिश्र बंधुओं ने भी इस युग को रासो काल कहा। अब रासो काल इसलिए रखा कि इस रासो का अर्थ होता है घटना या कोई माजरा। जैसे अपने देहात में बोलते हैं कि काई माजरों से या काई रासो है। काई रासो का मतलब है ये हुआ कि क्या घटना है, क्या समस्या है, क्या माजरा है। तो उस समय जो इस तरह की जो घटनाएं होती थी, युद्धों में प्राय ऐसी घटनाएं नियमित रूप से होती रहती थी। उन घटनाओं को, युद्धों से संबंधित जो घटनाएं हुआ करती थी, उनको उन्होंने रासो कहा। और उस समय इस तरह के जो ग्रंथ लिखे जाते थे उनको रासो कहते थे, जिसमें पृथ्वीराज रासो, परमाल रासो, कुमान रासो, विजयपाल रासो। अर्थात
रासो ग्रंथों की प्रधानता होने के कारण, प्रबलता होने के कारण, प्रचुर मात्रा में लिखे जाने के कारण मिस्र बंधुओं ने भी इस युग को रासोकाल नाम दिया है। लेकिन मैं ये कह सकता हूं, यदि हम रासोकाल नाम की बात करते हैं या रासोकाल को यदि हम प्रधानता देते हैं तो और उस युग में जो बहुत सारी विशेषता थी उनकी उपेक्षा होती है। अंत में और अंतिम नाम है जो काफी महत्वपूर्ण है, जो निकटता के नजदीक है, वह है आदिकाल। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने हिंदी साहित्य के प्रथम युग को आदिकाल नाम दिया है। आचार्य प्रसाद द्विवेदी का यह मानना है कि ये नाम रखने से, इसके पीछे रखने का उन्होंने 2-3 तर्क दिए हैं कि आदिकाल रखने के पहला कारण है कि इस नाम आदि शब्द से स्पष्ट हो जाता है, आदि का अर्थ है प्रारंभ, अर्थात पहले का युग। दूसरा बिंदु है कि आदि अर्थात इससे पहले और कोई युग नहीं था, यानी साहित्यिक जगत में इससे पहले और कोई युग नहीं था, इसलिए इस युग को उन्होंने आदिकाल दिया। तीसरा बिंदु कि आदिकाल शब्द को उपयोग में लेने से या आदिकाल नाम देने से उस युग की किसी भी तत्कालीन विशेषता, यानी जिसमें रस हो, चाहे भाव हो, चाहे किसी भाषा की विशेषता हो, किसी भी चीज की उपेक्षा नहीं होती है। और चौथा जो मत है कि आदिकाल नाम पर लगभग सारे विद्वान एक मत हैं। उसकी वजह यह है कि इससे किसी की भी विशिष्टता का उल्लेख नहीं मिलता है और नहीं किसी की उपेक्षा का उल्लेख मिलता है। इसलिए आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने हिंदी साहित्य का जो पहला युग है, जिसकी समस्या में आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने विक्रम संवत 1050 से विक्रम संवत 1375 मानी है, उसका आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने आदिकाल नाम रखा है। और यदि मैं आपके सामने यह कहना चाहूं, जो भी मैंने करीब 8 या 9 नाम आपके सामने उल्लेख किए, इन नामों में उपयुक्त और प्रमाणिकता के नजदीक या विवाद रहित जो नाम है वह आदिकाल है। अतः कई बार ये एमए में आपके तो नहीं आता है प्रथम वर्ष में, लेकिन एमए लेवल पर यह प्रश्न आता है कि हिंदी साहित्य का जो पहला काल है आदिकाल, वो नामकरण की दृष्टि से विवादग्रस्त काल है। इस कथन को आप स्पष्ट कीजिए, समझाइए, सिद्ध कीजिए। तो आपको थोड़ी सी जानकारी मिलना बहुत जरूरी है, क्योंकि आपके प्रथम वर्ष में ये, जब तक आप हिंदी साहित्य के आदि युगों को नहीं समझेंगे तब तक आप अपने कवियों के विषय में नहीं समझ पाएंगे कि कौन सा कवि किस युग का कवि है। इस तरह से मैंने आपके समक्ष हिंदी साहित्य का जो पहला युग है आदिकाल, उसके नामकरण के विषय में स्पष्ट किया। नेक्स्ट, हाँ भाई, आदिकाल का नामकरण स्पष्ट करने के बाद में मैं आपके समक्ष अब आदिकाल से संबंधित जो साहित्य है, जो प्रमुख ग्रंथ है, उनके विषय में आपका ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा कि आदिकाल के प्रमुख ग्रंथ कौन कौन से हैं। तो मैं आपको कहना चाहूंगा कि आदिकाल में जो प्रमुख वीर रसात्मक काव्य थे, जिनके आधार पर आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने इस युग का नाम वीर गाथा काल नाम रखा, उन ग्रंथों को थोड़ा सा हल्का सा संक्षिप्त परिचय देना चाहूंगा। खुमान रासो पहला ग्रंथ है, खुमान रासो, जिसे दलपति विजय ने लिखा। दूसरा ग्रंथ है विशलदेव रासो, जिसे नरपति नालय ने लिखा। तीसरा ग्रंथ है पृथ्वीराज रासो, जिसे चंद्रवरदाई ने लिखा। चंद्रवरदाई पृथ्वीराज चौहान के दरबार में दरबारी कवि थे। पृथ्वीराज चौहान अजमेर के सम्राट थे, अजमेर के राजा थे, और उन्हीं के जीवन से संबंधित उनकी जीवन की विशेषताओं से संबंधित वर्णन को ही इन्होंने चंद्रवरदाई ने इसमें लिखा है। और ऐसा मानते हैं कि इस युग के जो साहित्यकार हैं, या इस युग के जो साहित्यकार हैं, वो अपने राजा महाराजा की प्रशंसा में तो पद लिखते ही थे, लेकिन कलम के धनी होने के साथ साथ इस युग के कवि तलवार के भी धनी थे। यानी तलवार विद्या में भी ये अपने राजा महाराजा के साथ रण कौशल में भी अपना हाथ आजमाया करते थे या उनके साथ सहयोग किया करते थे। चौथा ग्रंथ है इस युग का जय चंद्र प्रकाश, जिसके साहित्यकार हैं भट्ट केदार। अगला है, ये पांचवा ग्रंथ है इस युग का आदिकाल का, जय मयंक जस चंद्रिका, जिसके साहित्यकार हैं मधुकर जी। छठा ग्रंथ है परमाल रासो, जिसके साहित्यकार हैं जगनिक। सातवां ग्रंथ है खुसरो की पहेलियां,
जिसके साहित्यकार हैं अमीर खुसरो। आठवां जो ग्रंथ है इस युग का, विद्यापति की पदावली, जिसको लिखने वाले साहित्यकार हैं स्वयं विद्यापति जी। विजयपाल रासो, जिसको लिखने वाले हैं नल सिंह। नौवा नहीं 10वां है हम्मीर रासो, जिसके लेखक के साहित्यकार है सारंगधर। 11वां ग्रंथ है कीर्ति लता, जिसके साहित्यकार है विद्यापति। और 12वां ग्रंथ है कीर्ति पताका, इसके साहित्यकार हैं विद्यापति। इस तरह से आदिकाल के ये महत्वपूर्ण 12 ग्रंथ हैं, और ये लगभग सारे ग्रंथ ही वीर रसात्मक काव्य हैं, वीरता के भावों से संबंधित, अपने राजा महाराजा या अपने जो प्रशंसनीय महाराज हैं उनकी प्रशंसा में वीरता से संबंधित पदों का इन काव्यों में अपने अपने हिसाब से इन्होंने वर्णन किया। और इन्हीं ग्रंथों को आधार बना करके, बेस बना करके आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने इस आदिकालीन साहित्य को या आदिकालीन युग को वीर गाथा काल माना था। नेक्स्ट आता है आदिकालीन साहित्य का वर्गीकरण। थोड़ा सा आदिकालीन युग में कितने प्रकार का साहित्य लिखा गया। ये तो ग्रंथ थे, आदिकाल के प्रमुख ग्रंथों की बात कर रहा था ये तो मैं आपके सामने। अब आता है आदिकालीन साहित्य का वर्गीकरण, यानी आदिकाल में किस किस प्रकार का साहित्य लिखा गया, उसके विषय में मैं आपका ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा या थोड़ा सा स्पष्ट करना चाहूंगा कि सर्वप्रथम यदि मैं बात करूं आपके सामने, तो आदिकाल में 6 प्रकार का साहित्य लिखा जा रहा था। ये बहुत जरूरी है आपको पढ़ने के लिए, क्योंकि आपने चाहे +2 तक की जानकारी की है या नहीं की है, लेकिन आप महाविद्यालय स्तर पर आ गए हैं तो यहां आपको हिंदी साहित्य के इतिहास के विषय में विस्तृत जानकारी होना जरूरी है। तो 6 प्रकार का साहित्य लिखा गया, जिनमें सबसे पहला साहित्य है सिद्ध साहित्य। सिद्ध साहित्य से तात्पर्य है कि इस युग के जो कुछ पुरुष थे, जो महान हस्तियां थी, जो सिद्धियां प्राप्त करती थी, योग साधना के बल पर योग साधना किया करते थे, ध्यान साधना किया करते थे, और ध्यान साधना करते करते योग साधना करते करते सिद्धि प्राप्त कर लेते थे, यानी सिद्ध, और वो सिद्ध कहलाए, और उनसे संबंधित जो साहित्य था वह सिद्ध साहित्य कहलाया। इस प्रकार के सिद्ध पुरुष कौन कौन थे जिन्होंने सिद्ध साहित्य लेखन में बहुत महत्वपूर्ण योगदान दिया? उनमें है सारापा, लुईपा, सर्वपा और कणापा। ये प्रमुख 4 सिद्ध साहित्यकार हुए आदिकाल साहित्य में। दूसरा जो साहित्य था आदिकाल में, वो लिखा गया नाथ साहित्य। नाथ साहित्य से सीधा तात्पर्य है कि जैसा आप जानते हो, गांव में भी देखते हो, तो आप अलवर जिले के निवासी हैं, मध्य प्रदेश के निवासी हैं, तो महाराजा भर्तृहरि की जो तपोस्थली है भर्तृ, वहां जो जोगी आते हैं, कनफोड़े साधु आते हैं, वो नाथ होते हैं, जिनको अपन देहाती भाषा में जोगी कहते हैं। वो नाथ, उनको नाथ बोलते हैं, और उनकी पहचान ये है कि वो अपने कानों में एक कान में, कोई 2 कानों में भी वो अपने छिराए रखते हैं, उनको नाथ कहते हैं। और वो जो वर्णन करते हैं, गा करके, बोल करके, लिख करके, वो उनका जो साहित्य है वो नाथ साहित्य कहलाता है। उस समय आदिकाल में कौन कौन से नाथ हुए जिन्होंने नाथ साहित्य का वर्णन किया, नाथ साहित्य लिखा? उनमें गोरखनाथ, भर्तृनाथ, गोपीचंद नाथ और आदिनाथ, ये 4 प्रमुख नाथ साहित्यकार हुए जिन्होंने नाथ साहित्य को बढ़ावा दिया, नाथ साहित्य लिखा। तीसरा है, इस युग में आदिकालीन साहित्य के वर्णन के अंतर्गत मैं आपको बताना चाहूंगा, तीसरे प्रकार साहित्य लिखा कहता है जैन साहित्य। अर्थात जैन धर्म से संबंधित जो साहित्य लिखा गया था वो साहित्य जैन साहित्य कहलाया, क्योंकि जैन साहित्य से संबंधित जो लिखने वाले साहित्यकार थे कौन कौन थे, कौन कौन से जैन लेखक थे, ये साहित्यकार थे, इनमें मैं आपके सामने नाम लेना चाहूं तो मैं बताना चाहूंगा। शालिभद्र सूरी, विजयसेन सूरी और हेमचंद्र सूरी, ये 3 जैन साहित्यकार हुए। चौथा है वीर अथवा रासो साहित्य। जैसा कि मैंने अभी आपको आदिकाल का जो परिचय दे रहा था, आदिकाल के साहित्य का वर्गीकरण वो नामकरण बता रहा था, उसमें आपको मैं स्पष्ट काफी कर चुका हूं, लेकिन उसी संबंधित है कि वीर रस की प्रधानता होने के कारण, वीरता के भावों की प्रधानता होने के कारण इस युग में वीरता से संबंधित पद लिखे जा रहे थे, काव्य लिखे जा रहे थे, और उस तरह के ग्रंथों को वीर गाथात्मक ग्रंथ या रासो ग्रंथ भी कहा गया। और रासो ग्रंथ लिखने वाले
जो प्रमुख उस समय थे उनमें चंद्रवरदाई, दलपति विजय और आपके नरपति नाल्य, भट्ट केदार और विद्यापति इत्यादि इत्यादि, सारंगधर। चौथा था लौकिक साहित्य। लौकिक साहित्य जैसा कि नाम से विदित है कि लौकिक का मतलब होता है बिल्कुल किसी छोटे से स्थानीय प्रदेश से संबंधित साहित्य। स्थानीय प्रदेश से संबंधित, स्थान या लोकल ग्रामीण जीवन से संबंधित या लोगों की आवाज में जनभाषा में जो साहित्य लिखा जा रहा था वह लौकिक साहित्य कहला रहा था या कहलाया। लौकिक साहित्य लिखने वाले प्रमुख थे कल्लोल कवि, अमीर खुसरो और मधुकर। और छठा इस युग में जो साहित्य लिखा गया था वो था गद्य साहित्य। अर्थात साहित्य जो ये तो इस तरह का जो साहित्य लिखा था, इसके अलावा कुछ गद्यात्मक साहित्य भी लिखा जा रहा था। केवल सीधी सपाट शैली में गद्य रूप में लिख रहे थे। लेखन शैली इस प्रकार की थी कि वो सीधी सपाट शैली में अपने कलम को गति दे रहे थे। गद्य साहित्य लिखने वाले महत्वपूर्ण साहित्यकारों में रोड़ा, दामोदर शर्मा का नाम प्रमुख रूप से लिया जा सकता है। इस प्रकार से आपके समक्ष आज के व्याख्यान में मैंने हिंदी साहित्य के प्रथम युग का, यानी प्रथम युग जिसे हम आदिकाल कहते हैं, उसके नामकरण और इस युग का प्रमुख साहित्य यानी प्रमुख ग्रंथ और साहित्य का वर्गीकरण, इन 3 बिंदुओं पर मैंने आपके सामने व्याख्यान दिया। नेक्स्ट व्याख्यान में हम आपको आदिकालीन साहित्य की प्रमुख विशेषताओं के विषय में चर्चा करेंगे। तब तक के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।